से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना, आपकी सखी, सहेली और दोस्त, आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी पॉडकास्ट की विशेष सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 16वें एपिसोड को लेकर। क्या आपने इस सीरीज के 15वें एपिसोड को सुना? अगर नहीं तो शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के यूट्यूब पर जाकर जरूर सुनिए। इस एपिसोड में हमने बात की है कि यौनिकता की शब्दावली क्यों महत्वपूर्ण है, ट्रांसजेंडर साथियों की पहचान को लेकर क्या अनुभव और संघर्ष है, इसकी क्या राजनीति है, जैसे कई पहलुओं को समझने की कोशिश की है। साथियों, आप आज इस सीरीज के 16वें एपिसोड में सुनेंगे कि शिक्षा और नौकरियों तक ट्रांस साथियों की पहुंच का क्या महत्व है, उनके प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है, उन्हें इसके लिए किस तरह के मौके मिलते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि साल 2014 में नालसा जजमेंट के बाद से ट्रांस साथियों की संख्या नौकरी में क्यों कम है। तो आइए खोलते हैं आज के पॉडकास्ट का पिटारा, जिसमें हमारी साथी नीतू बात करेंगी बिहार में रहने वाली रेशमा प्रसाद से। रेशमा बिहार में लंबे समय से ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए वर्षों से कार्य कर रही हैं। रेशमा के प्रयास से पटना के खगौल में केंद्र सरकार ने गृह की स्थापना की, जहां आश्रय विहीन ट्रांसजेंडर्स रहती हैं। तो आइए अभी रेशमा प्रसाद से समझते हैं कि नालसा जजमेंट के बाद भी नौकरी में ट्रांस साथियों की उपस्थिति बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? ट्रांस साथी लगातार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? साथ ही ये भी जानेंगे कि नारीवादी ट्रांस आंदोलन नौकरी और शिक्षा के लिए कैसे अपने समर्थन, एकजुटता का प्रदर्शन कर सकती हैं। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब रेशमा जी से जानते हैं। तो रेशमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया। हम आपसे समझना चाहते हैं कि साल 2014 में जो नालसा जजमेंट के बाद नौकरी में ट्रांस साथियों की उपस्थिति काफी कम है, इसकी क्या वजह लगती है आपको, अगर आप थोड़ा सा बता सकें। सबसे बड़ी वजह है कि जब महिलाओं के लिए जो संघर्ष हुए तो उसमें भी ऐसा समय था, मतलब अभी भी जो रिजर्वेशन बिहार सरकार जारी करती है उसमें बहुत एलिजिबल लोग नहीं मिल पाते हैं, या उतनी संख्या में लोग नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी संख्या भी कम है और हमारी सामाजिक स्वीकार्यता, पारिवारिक स्वीकार्यता नहीं होने से ये स्थितियां हैं कि लोग जैसे जिस विषयों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं और उसे लेना चाहते हैं, उसके लिए मतलब बहुत ही मूलभूत तरीके से वो या तो तैयार नहीं होते हैं या तो उनके लिए व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बन पाती है। मतलब दोनों तरीके का गैप है, जिसके नाते जजमेंट आने के बाद भी बहुत सारी जगहों पे बहुत तेजी से प्रगति हुई और नौकरियों में आने की और अपने जीवन को ये करने के लिए, जैसे कि एक व्यवस्था जो जीविकापार्जन के लिए लोगों ने बना जो रखी है, जिसमें लोग बधाई करते हैं और उससे अपनी जीविकापार्जन करते हैं, तो उसमें जो भी व्यक्ति निकल के आते हैं वो वहीं पे जुड़ करके चले जाते हैं। तो वो एक व्यवस्था जैसे एक पहचान, एक स्वीकृति और एक रास्ता जो बना हुआ है। तो जो नए रास्ते बनने चाहिए नौकरियों के लिए और इस तरीके की चीजों के लिए, उसके लिए सामाजिक माहौल, लोगों के सोचने की शक्ति और उसके बाद क्षमता का विकास, उसके बाद अवसर, मौलिक तरीके से उनको क्या क्या इस तरीके की स्थितियों का चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को तैयार करना, ये इस पे मतलब कार्य करना आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि किस तरह की सुधार की गुंजाइश है या क्या होना चाहिए ताकि इनको वो अवसर मिलने लगे जिसके लिए जजमेंट बनाया गया है? सबसे ज्यादा माहौल बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास निर्भया जैसे कांड होने के बाद बहुत कठिन कानून बनाए गए, लेकिन तब भी आपके लखनऊ जैसी जगह पर आपने देखा कि 2 व्यक्तियों ने कैसे महिलाओं के ऊपर ये किया। तो मैं जैसा समझती हूँ
इसके लिए किसी भी विषय वस्तु को सफलता की तरफ ले जाने के लिए पहले माहौल बनाने की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों के निर्माण की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा आवश्यक है कि परिवारों में माहौल बने, लोगों के बीच में माहौल बने कि नहीं भाई ये पुरानी सांस्कृतिक पुराने व्यवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए इनके अधिकार है और इनको भी उसी तरीके से स्वीकारने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने कहा कि एक तो सामाजिक हमारा जो ढांचा है, जो ताना बुना है, उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। दूसरा, अगर क्या हम आपसे समझ पाए कि जो नौकरी पाने के लिए एलिजिबिलिटी है, जो शिक्षा है, उस शिक्षा में किस तरह की सहूलियतें हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं कि जो ट्रांस साथी वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं या पहुंच भी पाते हैं तो बीच से ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसको इस तरह से ढांचागत तैयार किया गया है जिसमें ट्रांस साथियों को असुविधा न हो या उनको सहूलियत रहे? ट्रांस साथियों के लिए ढांचागत तरीके से ऐसी कोई बदलाव की बात नहीं है, स्वीकार्यता की बात है कि आज तक आपने स्कूलों में यूनिफॉर्म को यूनिफाइड नहीं किया, यूनिफॉर्म को खुद ही आपने सेपरेशन की तरफ लेकर के जाया गया कि वो जेंडर की संघर्ष के लिए अभी भी लोग ये करते हैं। तो इस तरीके के जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात है, उसके लिए कोई आपका फ्रीडम नहीं है कि आपको क्या बुलाया जा सकता, क्या नहीं बुलाया जा सकता, और आपके शारीरिक ढांचा परिवर्तन की स्थितियां हैं, उसके बाद उसमें किस तरीके से देखे जा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल की बात है जिसको समझने की जरूरत है। तो अगर आप अपने अनुभव से बता पाए कि अगर क्या लोगों के लिए इतना आसान है रास्ता बना पाना, क्या संभव है? अगर है तो कैसे? फिर अगर लोग नहीं बना पा रहे हैं तो क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ट्रांस कम्युनिटी के लिए तो मैं कहूंगी कि अगर कानून बनाए जाए तो परिवारों के लिए कानून बनाए जाए, लेकिन हम एक आम इंसान और एक अच्छी जिंदगी जीने की सोच रखने वाले हैं, इसलिए आपको घर में जगह नहीं दी जाएगी, तो ये गलत बात। क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर रहेगा तभी उसे परिवार में एक अच्छा जीवन जीने की अधिकार मिल सकते हैं? या कोई बेरोजगार व्यक्ति भी है, जीवन के खाने पीने के संघर्ष से भी जूझ रहा है, तो क्या परिवारों में उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है, हम ये कभी नहीं सोच पाते हैं, हम यही सोचते हैं कि महिला पुरुष कैसे बराबर हो जाए। और बिहार पहला राज्य बना है पिछले कुछ समय से। आपने देखा कि बिहार में 3 ट्रांसजेंडर साथी दरोगा बने हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत ही अच्छा कदम है और हमने इसके लिए केस भी लड़ा था और उस केस में हमें ये मिली थी और सरकार ने इसके लिए तैयार किया। एक ट्रांस वुमेन साथी जिसने अपनी लड़ाई लड़ी थी, अपने जीवन को ये किया था, उन्होंने खुल करके आकर के कहे कि मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत गौरवपूर्ण महसूस हो रहा है कि मैं ये व्यक्ति हूँ और मैं आपके सामने हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे जैसे लोग और निकल करके आए। कि ट्रांस साथी खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या समाज के सामने नहीं आ रहे, सोसाइटी के सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी वजहें आपने बताई, पर आपको क्या लगता है कि अगर वो खुद को सामने नहीं लाते हैं, अपनी पहचान को उजागर नहीं करते हैं, तो और क्या विकराल परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? कि सरकार डाटा मांग रही है, कह रही है कि कितने लोग ट्रांसजेंडर हैं। आपके यहाँ सर्वे करने जा रहे हैं, 83,000 आ रहे हैं। सर्टिफिकेट लेने की बारी आ रही है तो 250 लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आप सर्टिफिकेट भी लेने नहीं जा रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, क्योंकि हमने अपने यहाँ वातावरण निर्माण के लिए परिवारों को तैयार नहीं किया और हम चाहते हैं समाज तैयार हो जाए। परिवार क्या कहीं जंगल से आता है? वो भी तो समाज से ही आता है। तो परिवारों को तैयार करना न होगा तो किसकी जिम्मेदारी है? रह तो रहे हो आप परिवार में, लड़ेगा कौन? तो ऐसे एक तरफा एक हाथ से कुछ भी नहीं हो जाएगा। बहुत हो सकता है कि हाँ इस देश में 150 करोड़ की आबादी है, उसमें 70-75 करोड़ महिलाएं अगर हैं तो उसमें से 1 करोड़ लोग ऐसा रहेंगे कि वो सक्षमता से रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो लोग रहेंगे वो पुरानी स्थितियों से आज तक बाहर नहीं निकल पाए और वो कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने परिवारों को ये सीखने सिखाने का अवसर ही नहीं प्रदान किया। हमने सिर्फ कानून का शिकंजा और कानून के चाबुक को इस्तेमाल किया।
अपना लोगों को तैयार करना, इसके लिए खड़ा होना होगा। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं कि लोगों को तैयार करने के लिए कि लोग सामने आए, अपने हक और अधिकार के लिए खुद लड़ाई लड़े, उसके लिए किस तरह से मिलजुल के एक कोशिश की जाए, किस तरह से प्रयास किए जाए ताकि पहली तो लड़ाई हमारी खुद से होती है, स्वयं से, फिर परिवार से, फिर समाज से। तो हमें परिवारों को तैयार कर देना है कि वो अपने बच्चों को स्वीकार कर ले। नहीं तो हम नौकरी दे दे, ये टोकनिज्म होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों को तो स्कूल में तो रास्ता ही नहीं दे रहे कि बच्चा अगर लिपस्टिक लगा करके आ रहा है तो काहे लगा करके आ रहे हो, काजल क्यों लगा करके आ रहे हो, ऐसे क्यों पहन रहे हो, कपड़ा तुमको ये पहनना है तो तुम ये क्यों पहन रहे हो, तुम्हारा ये ड्रेस है। तो हम तो तैयार ही नहीं किए, माहौल ही नहीं तैयार हुआ, न घर में, न स्कूल में, न समाज में। अब बस उस पे आ गए कि नौकरी में दे दो, नौकरी हम हैं, ये कैसे दे दे आपको, कैसे कोई दे देगा, कहीं पे दे दीजिए। रेशमा जी, इस वक्त हमारे प्रोग्राम को काफी सारे साथी सुन रहे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में हैं। अगर हम बिहार राज्य की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो आपका एक सशक्त नाम है कि आपने कैसे ट्रांस साथियों की आवाज उठाई, कैसे आप आगे आए, कैसे आपने उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो आपको यहाँ तक पहुँचने की जो आपकी यात्रा है, अगर आप संक्षिप्त में साझा करना चाहें तो जरूर करें, ताकि जो दूसरे साथी आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनमें थोड़ी सी हिम्मत आए, थोड़ा सा हौसला आए कि वो शायद अपनी पहचान को लेकर, स्वीकार्यता को लेके, या वो परिवार स्वीकार कर पाए अपने बच्चे को। जैसे कि आपने बताया कि वो काम तो करते हैं पर वो नहीं स्वीकार कर पा रहे। नहीं, हम अपने साथियों को यही कहूंगी कि परिवार स्वीकारता नहीं है, स्वीकारने के लिए दशा दिशा तय की जाती है और स्थितियां उत्पन्न की जाती है। और उसके लिए आपको अपने घर के माहौल और पारिवारिक सामाजिक माहौल के अनुसार आपको रास्ते तय करने होंगे और बनाने होंगे। नहीं तो ये संभव नहीं है कि आप किसी चीजों को ऐसे कर पाए, क्योंकि आपका भी परिवार उसी समाज से आता है जिस समाज में हम कभी महिलाओं के लिए अच्छी स्थितियां नहीं देखने को तैयार हैं। तो हम तो ट्रांसजेंडर हैं, जो एक पहचान को छोड़ के दूसरी पहचान की तरफ जा करके खड़े हो रहे हैं। ये जो द्वंद चल रहा है और उसमें भी स्वीकार्यता के मुद्दे अभी पड़े हुए हैं, तो इसके लिए लोगों को तैयार करना होगा कि आजादी हर एक जगह पर है और उस आजादी से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उन्हें दशा दिशा तय करने के अधिकार देने होंगे। और इसके लिए परिवार को ही नहीं तैयार होगा, स्वयं को भी तैयार होना होगा। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा कि रेशमा, जिस दिन तुमने कपड़ा बदला उस दिन समझ लो कि ये कफन है, और इस कफन को कैसे अंतिम तक ले जा करके परिवर्तन की दिशा तय करना है, इसके लिए तुम्हें सोचना होगा और इसके लिए लोगों को सोचना होगा। तो रेशमा जी, क्या एक्सेप्टेंस करना, आवाज उठाना, या अपने या परिवार या दोनों लोगों को तैयार होना इतना आसान लगता है आपको? है संभव? नहीं, आसान नहीं है। तो हम देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे ना कि पहली पीढ़ी संघर्ष करेगी, दूसरी पीढ़ी उसके सीढ़ियों पर चढ़ेगी और तीसरी पीढ़ी आएगी उसको सेलिब्रेट करेगी। तो हमने तो अभी तक संघर्ष के उस मूल रास्ते को तो पूरा ही नहीं किया है, तो हम सेलिब्रेशन और उसके उपभोग की बात ही कहां से सोचे। हमें तो अभी संघर्ष करना है, घर में घर में घर में, अपने घर में। मैं अगर कहूं कि मैं रेशमा हूं तो मैं अभी तक अपने घर नहीं गई, क्योंकि हमने अपने घर में स्वीकार्यता की उस सीढ़ी को तय नहीं किया है, जो कि गलत है। तय करने के लिए अपने आप को खड़ा करना हो सभी को, नहीं तो हम दुनिया में सब कुछ पा जाएं लेकिन अपने घर में वो माहौल नहीं पाएंगे जिस माहौल के लिए हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो लड़ाई लंबी है लेकिन हार नहीं माननी है। हार मान ली तो तब क्या, हार मान ली तो 20 साल से मैं भी लड़ रही हूँ। मुझे तो कम्युनिटी ने भी बहुत बार गलत शब्दों से ये किया, गलत बातों को ये किया, लेकिन हमने तब भी पीछे नहीं हटी। मैंने उसका कोई जवाब नहीं देते हुए आगे बढ़ते हुए ये करी। तो मैं किसी को ये नहीं करती, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी लड़ाई अपने लड़नी है और इसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। तो रेशमा जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत साफ तरीके से अपनी बात को रखा हमारे सामने, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से बात रखी, जो भी हमारे ट्रांस साथी, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, या जो लोग अपनी पहचान को अभी तक नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणों, डर से, संकोच से, या समाज के ताने बाने से, उनमें शायद थोड़ी हिम्मत आए और उन्हें लगे कि हमें अपनी आवाज उठानी है। तभी हम रिजर्वेशन की बात, या जो आप नौकरी में अवसर की बात कर रहे हैं, या शिक्षा में बात कर रहे हैं, तभी शायद उनके लिए मिल पाएंगे।
तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। साथियों, अभी आपने रेशमा को सुना और जाना कि ट्रांस रिजर्वेशन के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्वीकार्यता काफी कम है, जो सालों से ट्रांस साथियों के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। लोग उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स कमीशन के साल 2018 में एक अध्ययन में पता चला था, जिसके मुताबिक 96% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें आजीविका के लिए कम वेतन दिया जाता है। ज्यादातर ट्रांस समुदाय के लोगों को सेक्स वर्क और भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। जिन ट्रांस साथियों को नौकरी मिल भी जाती है, उनको भी कई स्तर पर भेदभाव झेलना पड़ता है। साल 2017 में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने 23 ट्रांस साथियों को नौकरी दी, लेकिन उनमें से 8 ने ये नौकरी 1 महीने के अंदर छोड़ दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ने भी मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया था। साथियों, अभी आपको एक साथी से मिलवाती हूँ जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहती हैं। उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास करी। स्नातक तक की पढ़ाई और नौकरी में एक ट्रांस साथी को क्या चुनौतियां और मुश्किलें आती हैं, हमारी साथी नीतू इनसे बात करेंगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। हाल ही में मैंने अपनी बैचलर्स की बीए की पढ़ाई पूरी की है। अभी फिलहाल मेरा बैचलर्स भी खत्म हुआ है। मैं शास्त्रीय संगीत भी सीख रही और मैं रिसर्च आर्टिकल्स में या फिर लोगों के मुद्दों के बारे में बात करना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के मुद्दों के ऊपर बात करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। और अभी आपने बताया कि आप ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है, तो अगर आप मुझे बता पाएं कि कॉलेज में जो ट्रांसजेंडर छात्र या छात्राएं हैं, उनके लिए किस तरह का माहौल है? जैसे कि मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई पूरी की थी और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी खासी नामचीन यूनिवर्सिटी है मेरे एरियाज में, जहाँ की फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरे दिमाग में था कि शायद ये अगर इतना एक्सपेंसिव है, अगर इतने बड़े घरों से लोग आएंगे, अगर इतने एजुकेटेड क्वालिफिकेशन वाले लोग आएंगे, तो शायद से यहाँ पर मेरे लिए सरवाइव करना बहुत इजी जाएगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मैं मेरी यूनिवर्सिटी में गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कि जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने सबके सामने इनडायरेक्टली मेरे ऊपर काफी सारे सवाल उठाए गए थे। तो जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे वो एक तो मेरे साथ बहुत अच्छे थे पहले शुरुआती में, लेकिन उनके मन में टीचरों के द्वारा जब ऐसे बातें डाली गई कि एक मानसिक विकार है, तो उनका एक नजरिया मेरी तरफ देखने का भी बहुत बदला गया। और इसी की वजह से उस 3 साल में मैंने बहुत कष्ट झेले, जिसमें कि मुझे असमान बर्ताव करा जाना। हमारे इसमें जैसे होता है कि अगर कोई अपने करियर में कुछ अच्छा अचीव करता है तो उनके जो फोटोज होते हैं वो हम कॉलेज के जो दीवार होती है उस पर हम लगवाते हैं अचीवमेंट के इसमें। तो मैंने 3 से 4 फेलोशिप जब करी, उसके बाद एक प्रोफेशनली भी कुछ काम किया, तो भी वहां पर मेरी फोटो नहीं थी। साथ ही में जब भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आती थी, जब हमें कॉलेज थ्रू आउट बाहर भेजना होता था, जैसे किसी आश्रम में हमें भेजना होता था, तब मुझे भेजा नहीं गया। और जब मैंने कारण पूछा तो सीधा सीधा बोला गया वहां पर हम आपका क्या जेंडर बताएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। और अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मेरी फीस भी कम से कम 1 लाख रुपए तक सालाना फीस थी मेरी। अगर मैं इतना पैसा देकर भी अगर इतना कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि गाँवों में या फिर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है उसमें जो ट्रांस छात्र अगर होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी इसका मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती हूँ। तो ऐसे में टीचर्स की ट्रेनिंग और कोर्स में किस तरह का बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये जो जेंडर रोल्स होते हैं ना, ये हमारे पाठ्य पुस्तकों में ही मेंशन हुआ करते हैं, ताकि मतलब बच्चों को भी ऐसा लगता है कि शायद ये काम लड़कियों के होते हैं और ये काम लड़कों के होते हैं। और यही टीचर भी पढ़ाते हैं। लड़का लड़की को हमेशा दूर बिठा दिया जाता है, एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी पड़ती है, कहते हैं कि एक दूसरे के साथ बात मत किया करो। जब मैं थी 6th-7th की ग्रेड में थी तो मुझे आज भी याद है, मैं एक बॉयज स्कूल में थी। तो जब
बच्चे हंसते थे किसी भी चीज पर अगर होते थे। तो जो हमारे टीचर थे वो मराठी में कहते थे कि हिजड़ू नका, मतलब ट्रांस पर्सन को एक मतलब एक ये भी कम्युनिटी भी, हिजड़ा कम्युनिटी भी है, लेकिन उन्होंने हंसने का संबंध हिजड़ों से लगा दिया और ये बहुत इजीली वो स्कूल्स में बच्चों के सामने कहते थे। तो बच्चों के दिमाग में क्या चीज जाएगी? अगर 5वीं और 6वीं कक्षा के बच्चों के सामने अगर आप इस भाषा में प्रयोग करते हो तो क्या चीज जाएगी? तो ये जब टीचर खुद अगर बच्चों को बोलेंगे तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके डेली वर्कशॉप्स रखना बहुत जरूरी है, उनको एनजीओ के साथ जुड़वा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा किया हो, या फिर कोई LGBTQI व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, उनके सेमिनार स्कूलों में रखने चाहिए। अगर हम आपसे जान पाए कि आपको पहली बार कब रियलाइज हुआ आप सामान्य लोगों से थोड़ा सा अलग हैं, और फिर कैसे आपने खुद को एक्सेप्ट किया या कैसे फैमिली ने एक्सेप्ट किया, अगर आप उन अनुभवों को थोड़ा साझा कर सके तो। बचपन में तो मुझे कुछ मतलब ये लगा नहीं कि कुछ दूसरों से अलग या कुछ है। मुझे बहुत शौक था गाना गाने का, मुझे बहुत शौक था नाचने का। मुझे लगता था ये चीजें मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन जब मैं करती थी तब लोग मुझ पर हंसते थे, और जब मुझ पर लोग हंसते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती थी। तो मैंने खुद को ये सब चीजें करने से बहुत रोका, मैंने खुद को बहुत चीजों तक सीमित रखा। दिन बीतते गए, जब मैं स्कूल में थी, 10th की कक्षा हुई, तब वो चीजें एक मेच्योरिटी आने लगी कि ओके हम सच में बाकियों से अलग है। तब मैंने देखा कि मेरे पास फोन आया, तब मैंने फोन पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया कि जैसे मैं हूँ क्या वैसे और भी लोग होते हैं इस दुनिया में। तो मुझे पता चला कि ओके ऐसे ट्रांस समुदाय मतलब होता है, ऐसा करता है। तब मैं रोने लगी, मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे लगा क्या मैं भी किन्नर कम्युनिटी से हूँ, और किन्नर कम्युनिटी की जो धारणाएं लोगों ने मेरे दिमाग में रखी है, दिमाग में है, वो एक बहुत अजीब सी है कि ये लोग बहुत गाली गलौज करते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, ये ताली वाली बजाते हैं। और मुझे इतना रोना है कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। तो मुझे धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज होने लगी। रही बात मेरे फैमिलीज की, तब साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, जिसमें मेरी माँ को उन्होंने उसके जो एक कमजोर एक जो पॉइंट होता है उस पर हाथ लगाया कि ये हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है, वापस से पहले जैसा हो सकता है। और मेरी माँ को लगने लगा कि शायद से मैं ही नहीं चाहती बदलना, या शायद से मेरे ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है या कुछ कर दिया है, ऐसी धारणा मेरी माँ की हो चुकी थी। और अगर हम आपसे समझ पाए कि क्या एक ट्रांस बच्चे के कानूनी अधिकार है, तो हमारे पास 2014 में एक एक्ट आया जिसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से आया। हमें भारत स्वतंत्र होकर बहुत साल हो गए, और इतने सालों के बाद हमें 2014 में एक मान्यता मिली कि एक ट्रांस व्यक्ति भी भारतीय नागरिक होने का एक मतलब भारतीय नागरिक भी ट्रांस व्यक्ति हो सकते हैं। ये हमें 2014 में मिला, जिसमें बहुत एक मूलभूत अधिकार है, कुछ बड़े बड़े अधिकार भी नहीं है। जो एक ह्यूमन राइट्स होते वही है कि राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का होना, राइट टू रिसाइड है, मतलब रहना खाना का, बच्चों के लिए शिक्षा का एक है, उसके बाद में प्राइवेसी एक एक्ट है, और उसके बाद जीरो डिस्क्रिमिनेशन की कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसे 4-5 सब एक मूलभूत अधिकार इस एक्ट में नमूद किए हुए हैं। बात करें बच्चों की, तो ये जो एक्ट होता है ये आप पर लागू तब होता है जब आप भारतीय कानूनन एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, और आप कानूनन ट्रांसजेंडर व्यक्ति तभी दिखाई पड़ते हैं जब आपके पास एक ट्रांसजेंडर होने का एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र होता है। जो प्रमाण पत्र आपको कम से कम 18 उम्र के बाद ही मिलता है। जब आपकी आयु 18 हो जाती है उसके बाद आपको ये प्रमाण पत्र मिलता है। उस प्रमाण पत्र के लिए भी आपको कई सारी साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और अगर हम आपसे जान पाए कि क्या जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे जो फॉर्म भरे जाते हैं स्टूडेंट के, क्या उसमें एक कॉलम होता है या किस तरह की मुश्किलें आती हैं, और ये फॉर्म जो होता है ये किस क्लास में आपका जो जेंडर है वो उसका एक अलग कॉलम होता है, अगर इसके बारे में कुछ अपने अनुभव बता सकें। तो जैसे स्कूल में मैंने देखा, स्कूल में जब भी फॉर्म्स निकलते थे, परीक्षाओं के फॉर्म्स निकलते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के निकलते थे, अलग अलग प्रकार के जब फॉर्म्स निकल गए थे, तो उसमें कहीं पर भी अदर का ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई पड़ा आज तक। जहां पर मैंने दिया है स्कूलों के फॉर्म्स में मुझे वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। वहां पे सिर्फ मेल और फीमेल इतने दो ही हुआ करते थे। वहां पर भी सेक्स के बजाय जेंडर ये नाम मेंशन किया करता था। इससे हमें ये समझ में आता है कि स्कूलों में भी
आज तक सेक्स और जेंडर इन दोनों के बीच का जो अंतर या फर्क होता है, ये उन्हें आज तक अभी तक पता नहीं चला है। अगर वो वहां पर जेंडर मेंशन करते हैं तो वहां पर उन्होंने मैन या वुमेन ये 2 शब्द कॉलम देने चाहिए थे, ना कि मेल और फीमेल के। लेकिन साथ ही में जब मैं कॉलेज में गई, जब मेरा फॉर्म बैचलर्स के लिए जब मैं फॉर्म भर रही थी, 11वीं 12वीं में भी नहीं था, मैं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जो खुद को इंक्लूसिव होने का बताती है, जो कहती है, जिनके वैल्यूज है कि हम बहुत इंक्लूसिव है, हम बहुत डाइवर्स कम्युनिटी के हैं, कहीं पर भी अदर्स का ऑप्शन भी नहीं दिखाई पड़ा। और इसी के कारण मुझे मेरा फॉर्म मेल के अंतर्गत भरना पड़ा, ना कि फीमेल के अंतर्गत। और आज भी अगर सरकारी एग्जाम की भी बात करें तो भी मेल या फीमेल के अलावा कोई भी ऑप्शन वहां पे नहीं दिखाई देता है। पर अगर हम आपसे जान सकें कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे ट्रांस स्टूडेंट की क्या हालत है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थितियां हैं उनके लिए, अगर उस माहौल के बारे में आप थोड़ा सा बता सकें। तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड भी करता है बहुत ज्यादा कि आप मतलब किस कॉलेजेस में हो या आपके साथ में कोई फैकल्टी, आप क्या कौन से कोर्स में आप इनरोल हो। जैसे कि अगर आप मतलब सोशल साइंस वाले इसमें होते हैं, अगर उस चीज में अगर ट्रांस व्यक्ति इनरोल करते हैं, तो मुझे लगता है शायद कंपैरेटिवली बाकी के कोर्सेज से वहां पे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि वो खुद भी उस विषय को पढ़ाते हैं और उनको लगता है कि शायद बच्चे भी इस विषय पर बात कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा कम डिस्क्रिमिनेशन हो। लेकिन अगर बाकी की चीजें की बात करें, जो अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अगर हम मेडिकल की बात करते हैं, इसकी मेरी एक सहेली थी, मेरी एक दोस्त थी जो MBBS कर रही थी, उसका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जो जिस यूनिवर्सिटी से मतलब जो बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में MBBS के लिए, तो वहां पे जब वो MBBS डॉक्टरी पढ़ रही थी, तो जैसे MBBS 5 साल का कोर्स है, पहले 2 साल में ही उसको इतना परेशान किया गया, उस पर अलग अलग टिप्पणियां करी गई, उसके शरीर के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां करी गई, उसे मानसिक रूप से रोगी घोषित किया गया। लेकिन जब हमारे आजू बाजू में जब बच्चे हो या टीचर्स हो या फैकल्टीज हो, जब वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, जब अगर आप रोज कॉलेज में कदम रखते हो और आपको डर लगता है, जैसे MBBS बहुत बड़ी पढ़ाई होती है और आपको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, वैसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए अगर ये समाज आपके ऊपर उंगलियां उठाता है, तो ये बहुत कठिन होता है कि पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना। और मेरी जो सहेली थी जो MBBS में थी, उसने 2 साल में उसका MBBS छोड़ दिया, क्योंकि वो इतनी मानसिक रोग मतलब साइकोलॉजिकली इतनी परेशान हो गई थी, वो इतना सहम गई थी, उसको डर लगने लगा था। वो जब रोड पे चलती थी तो उसको डर लगता था कोई आके कुछ भी उसको बोल ना दे, तो इस हालत में उसने छोड़ दी। तो अगर हम बात करेंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं की, तो बट ये बड़ी बड़ी संस्थाएं नाम तो बताती है कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत जेंडर डाइवर्स है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन बड़े बड़े कॉलेजेस में भी होता है। आपको अच्छा क्या लगता है कि किन चीजों के सुधार की आवश्यकता है, किन चीजों में सुधार होना चाहिए, जो ट्रांस स्टूडेंट हैं उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सके, उन्हें सहूलियत हो सके? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने ट्रांस व्यक्तियों को इसमें बहुत परेशानी आती है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आप एक होते हो और आप खुद को एक आइडेंटिफाई करते हो, और टीचरों के पास या यूनिवर्सिटीज के पास ये बहुत अच्छा एक मार्ग होता है बोलने का कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हमें बस इक्वली ट्रीट करो, हमें कुछ ज्यादा अच्छे से ये भी मत करो, हमें कुछ पैम्पर भी मत करो, हम वो भी अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ एक समान, जैसे आप बाकी के व्यक्तियों को समान रखते हो, सिर्फ हमें वैसे समान रखो, हमारे बीच में उनके बीच में प्लीज डिस्क्रिमिनेशन मत करो। इसमें बहुत सा बदलाव करने की जरूरत है। जब मैं कॉलेज में आई थी तो मुझे आज भी याद है, 1 महीना मैंने कोई भी वॉशरूम यूज नहीं किया था, डर लगता था कि मैं किस वॉशरूम में जाऊं, मैं पुरुषों की वॉशरूम में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स थी, जो मेरी साथी थी, वो मुझे खुद से वहां पे लेकर गए कि सोनाली तुम ये वाला यूज करो करके। तो मुझे लगता है कि वॉशरूम का जो सीन्स होता है इसमें भी कॉलेजेस ने रखना चाहिए, देखना चाहिए कि तो जेंडर न्यूट्रल का भी रखिए, और अगर जेंडर न्यूट्रल नहीं भी रखते हैं तो आप जो कोई जिस जेंडर में आइडेंटिफाई होता है उसको उस चीज का वॉशरूम यूज करने दे। अगर मैं महिला हूं तो मुझे महिलाओं का करने दे, अगर कोई पुरुष है तो किसी पुरुष को उस चीज को करने दे, मुझे ऐसा लगता है। तो वॉशरूम से भी बहुत दिक्कतें आती है, और ये जो कुछ चुनौतियां है जो ट्रांस व्यक्ति बहुत ज्यादा भुगतते हैं जब वो कॉलेजेस में होते हैं, और मुझे लगता है ये सब चीजों को चेंज करना बहुत जरूरी है, एक मापदंड लाने चाहिए। क्यों आपको लगता है कि हमारी पहचान लोगों को ना पता चले, या उसकी क्या मुश्किलें होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, आज भी आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी पहचान को लेके? अगर जैसे मैं मेरी बात करूं, जो एक सामाजिक धारणाएं हैं कि ट्रांस व्यक्ति जैसे होते हैं
तो शायद उस धारणाओं में कहीं मैं फिट ना बैठूं कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे उनका समझ, जो समाज का जो एक समझ होता है कि ट्रांस व्यक्ति उनके रीति रिवाजों में होते हैं, सिग्नल्स पे ही होते हैं या फिर नाच गा के पैसा ही कमाते हैं, तो शायद उस चीज में कहीं ना कहीं मैं बैठती नहीं हूँ। मेरा जीवन एक बहुत स्वतंत्र रूप से जीती हूँ। मैं मेरी शिक्षा भी कंप्लीट कर रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो मेरे से बन पड़े मैं काम भी कर रही हूँ मेरे कोर्स के रिलेटेड। तो जब मैं इस पे काम कर रही हूँ तो लोग हमेशा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं मुझे, क्योंकि उनके मन में भी कुछ है कि मतलब इस मापदंडों से वो पहचान बना पाए कि ये व्यक्ति ट्रांस है या ये व्यक्ति ट्रांस नहीं है। तो किसी व्यक्ति को मुझे देख के समझ में आ जाता है कि शायद मैं ट्रांस हूँ, या किसी को नहीं समझ में आता है इस चीजों के बारे में। तो जब मैं काम करती हूँ तो उनका वो मुझे एक अलग नजर से कभी नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे मैं उनको मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताती हूँ, जिससे मैं उनको मेरी पहचान के बारे में बताती हूँ कि मैं एक ट्रांस व्यक्ति हूँ, तब उनका नजरिया मेरी तरफ देखने का बहुत बदल जाता है। जो व्यक्ति मुझसे बहुत अच्छे से बात करते होते हैं वो उतने अच्छे से बात नहीं कर रहे होंगे, अभी वो मुझे हर चीजों पे जज कर रहे होते हैं। कि कई LGBTQI व्यक्तियों ने आत्महत्या भी की है, लोगों ने उनके आत्महत्या के ऊपर भी टिप्पणियां करी है। मतलब एक उनके पहचान को उजागर करने के बाद में लोगों ने उनको पीड़ा और उत्पीड़न ही बहुत ज्यादा दिया है। इसलिए शायद लगता है कि पहचान को उजागर करने में बहुत ज्यादा ट्रांस व्यक्ति झिझक करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। आपने बहुत सारे अपने पर्सनल निजी अनुभव साझा किए। आपने अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक के सफर के बारे में बताया। तो बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में अपना अनुभव साझा करने के लिए और हम पे भरोसा करके अपने निजी विचार, अपने निजी अनुभव साझा करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर हाथ रखा और मुझे समझा कि मैं अपने अनुभव को साझा कर पाऊँ। इस पॉडकास्ट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों, अभी आपने सुना कि एक ट्रांस महिला को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसे उनके साथ शिक्षक भेदभाव करते हैं, किस तरह के सवालों से उन्हें असहज महसूस कराया जाता है, कैसे क्लास में उनके साथ टीका टिप्पणी की जाती है। आपने ये भी जाना कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और केरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने दिल्ली और यूपी में एक स्टडी की थी, जिसके मुताबिक 52% ट्रांस स्टूडेंट को उनके क्लासमेट ने हैरेस किया, 12% टीचर्स ने और 13% नॉन टीचिंग स्टाफ ने। आप इन आंकड़ों से और ट्रांस साथियों के अनुभव से ये समझ पाए कि स्कूल में इनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव होता है। ट्रांस साथियों के साथ संवाद और उनका भी समाज के साथ संवाद दरअसल बहुत सारे उलझे धागों को सुलझा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है ट्रांस साथियों का नौकरियों में प्रतिनिधित्व एवं शिक्षण संस्थाओं में उनकी मौजूदगी का होना। ये अच्छा होगा कि स्कूल के स्तर पर ही हम सब ये कोशिशें शुरू कर दें। तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की ईमेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। साथियों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रांस समुदाय के यौन प्रजनन, स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर। हमारे स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना ट्रांस लोगों के लिए कितनी सुविधाजनक है? क्या ट्रांसजेंडर समाज के लोग खुलकर अपने स्वास्थ्य की समस्याएं बता पाते हैं? उनके साथ किस तरह की हिंसा होती है? उनके शरीर से जुड़ी चुनौतियों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारी चर्चाएं 17वें एपिसोड में होंगी, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। अभी के लिए दीजिए इजाजत अपनी सखी सहेली दोस्त अर्चना को, और साथ ही आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, और रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।